इस एनिमे में तुम्हें मजा आएगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये चीज मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। तो एनिमे की शुरुआत में हम एक जैपनीज 9 से 5 काम करने वाले आदमी को देखते हैं जिसे अचानक ही चक्कर आ गए क्योंकि वो दिन रात काम में लगा रहता है। किस काम में ये मुझसे मत पूछना। खैर हर एनिमे में ऐसा ही होता है। यहाँ उसे जैसी चक्कर आए तो उसे दूसरी दुनिया में पहुंच जाना था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसका इलाज चल रहा है, वो पूरी तरह से ठीक हो गया और उसने फैसला किया कि उसे अभी काम धंधा छोड़कर थोड़ा आराम करना चाहिए। उसके पास अच्छे खासे पैसे हैं, वो मस्त रिटायर होता है और खेती बाड़ी में लग जाता है, और वो भी सिर्फ उतनी खेती बाड़ी में जिससे वो खुद का काम चला सके। खैर उसकी लाइफ बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन अचानक से ही खाना बनाते वक्त वो गायब होकर दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ कई सारे लोग पहुंचते हैं और अपने अपने नाम पर एक नई नई सीरीज बना ली। वैसे हमारा मेन कैरेक्टर मतलब केनिची थोड़ा समझदार भी है, जिस वजह से वो काम के साथ साथ थोड़ा एंजॉय के लिए एनिमे भी देखता है। उसे पता था कि कुछ कैरेक्टर टेलीपोर्ट होकर एक ऐसी दुनिया में आ जाते हैं जहाँ मैजिक एग्जिस्ट करता है। अभी ये चीज पता लगाने के लिए वो तुरंत स्टेटस विंडो का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ आगे करता है और उसके सामने स्क्रीन आ जाती है। अभी उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। खैर यहाँ उसकी स्क्रीन पर किसी तरह की पावर के बारे में नहीं लिखा हुआ, बल्कि यहाँ अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसी किसी वेबसाइट का फ्रंट पेज ओपन था। अगर मैं साफ भाषा में तुम्हें समझाऊं तो इसका मतलब यही है कि वो इस वर्ल्ड में रहते हुए दूसरे वर्ल्ड की चीजों की शॉपिंग कर सकता है। साथ ही केनिची को वहाँ आइटम बॉक्स नाम का भी एक टूल मिलता है। केनिची जब उस पर क्लिक करता है तो वहाँ सामने लिखा आता है कि इस चीज में केनिची किसी भी चीज को डाल सकता है। अब माफ करना, लेकिन यह इसका मतलब था कि केनिची किसी भी आइटम को उस बॉक्स में सेव कर रख सकता है। केनिची तुरंत ही आसपास एक कस्तूरी मेथी के पेड़ को ढूंढकर उस पेड़ को सीधा उस आइटम बॉक्स में डाल देता है। वहाँ जो कस्तूरी मेथी का पौधा था वो उससे सारे न्यूट्रिशन अलग कर चुके थे। ऐसा उस आइटम बॉक्स के कारण हुआ। वैसे अब केनिची वापस यहाँ अपने वेबसाइट वाले फ्रंट पेज पर आ जाता है। केनिची सोचता है कि मुझे कुछ खरीद कर देखना चाहिए, लेकिन केनिची के पास पैसे नहीं है और कुछ भी खरीदना हो तो पैसे तो लगेंगे ही। केनिची को पता चलता है कि उसके पास जो आइटम्स है, मतलब कि उसने अभी जो कस्तूरी मेथी का पौधा उस टूल बॉक्स में डाला वो उसे बेच सकता है। लेकिन दुख की बात है कि इस वर्ल्ड के लोगों को कस्तूरी मेथी की कीमत नहीं पता, इसी वजह से उसकी कोई कीमत नहीं है। खैर केनिची सोच रहा था कि अब वो खाने का इंतजाम कैसे करेगा। इतने में ही उसकी नजर वहाँ पास पड़े हुए एक डेड नाइट पर पड़ जाती है, जिसे न जाने किसने खत्म किया। पर देखकर ही पता चल रहा था कि वो लंबे समय से यहाँ डेड पड़ा हुआ है। उसने अपनी बॉडी पर एक आर्मर पहन रखा था जिसकी शायद अब उस डेड नाइट को जरूरत नहीं है। इसलिए अगले सीन में हम देखते हैं कि केनिची के खाने का इंतजाम हो चुका है। मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि केनिची थोड़ा समझदार भी है, इसलिए उसने बेसिक जरूरतों की चीजें भी खरीद ली थी। साथ ही उसने उस स्केलेटन को भी दफना दिया जो कि उस डेड नाइट का था, रिस्पेक्ट के तौर पर, क्योंकि उस डेड नाइट ने ही केनिची की मदद की है। आज जिंदा रहने में केनिची ने खाना खाया और बाद में साइकिल उठा ली। अब आप सोचोगे ये साइकिल कहाँ से आई, तो सिंपल सी बात है कि जरूरत के सामान में साइकिल भी जरूरी है। मैंने तुम्हें 2 बार कह दिया कि केनिची समझदार है। अभी वो साइकिल पर बैठकर तुरंत ही इस जंगल से निकलने की फिराक में था, क्योंकि जंगल में उसे ऐसी कोई चीज नहीं मिलने वाली जो कि महंगी बिकेगी। इसलिए वो पूरी रफ्तार से साइकिल चलाता है, लेकिन उसका बैड लक है कि ये जंगल खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब साइकिल चलाते हुए रात हो चुकी थी। केनिची वही जंगल के बीच रुकता है और खाने की वो बाकी चीजें जो कि उसने बाई की थी उन्हें निकाल कर खाने लगता है। केनिची सोच रहा था कि कल के दिन उसे किसी भी तरह से सिटी तक पहुंचना होगा। मतलब उसे अभी तो पता नहीं है कि यहाँ कोई सिटी है, लेकिन नॉर्मल सी बात है उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। वो सोच रहा था कि सिटी या टाउन जो भी हो वहाँ पहुँच कर उसे सबसे पहले ऐसी चीज ढूंढनी है जो कि बेची जा सकती हो, जिससे उसके कल के खाने का इंतजाम हो पाए। खैर तभी उसे कुछ भीड़िए घेर लेते हैं। देखकर ही पता चल रहा था कि वो किसी फ्रेंडली इंटेंशन से यहाँ नहीं आए। मतलब केनिची के खाने का इंतजाम हो ना हो, पर उन भीड़ियों के खाने का इंतजाम हो चुका है। वो केनिची पर हमला करने वाले थे। केनिची डर गया था क्योंकि वो एक नॉर्मल ह्यूमन है। अभी उसके पास ऐसी कोई मैजिक पावर भी नहीं है जिसका वो इस्तेमाल कर पाए। इसलिए वो तुरंत ही उसी वेबसाइट को ओपन करता है जहाँ से अभी वो गन खरीदने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके पास थोड़े बहुत पैसे बचे हैं। अभी उसे पता चलता है कि वो गन्स नहीं खरीद सकता। खैर इसी दौरान उसे कुछ फायर क्रैकर्स दिखते हैं, मतलब कि पटाखे दिखते हैं। इस वर्ल्ड में पटाखे फोड़ने से बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज नहीं है। इसी वजह से ये पटाखे केनिची की जान बचा लेते हैं, क्योंकि इनसे वो भेड़िया डर कर पीछे हट रहे थे। हालांकि केनिची नोटिस करता है कि वो इन पटाखों से उन्हें भगा नहीं सकता। वो सिर्फ अभी दूर हटते हैं। जैसे ही उसके पटाखे खत्म होंगे तो ये फिर से उसके पास आने लगेंगे। तभी केनिची स्क्रीन पर एक गुलेल देखता है और फिर इस क्रैकर को सीधा गुलेल से उन भेड़ियों की तरफ फेंकने लगता है। यहाँ जब केनिची उन क्रैकर्स को फेंक रहा था तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी। हालांकि केनिची ने ये चीज नोटिस नहीं की थी, क्योंकि अभी उसे अपनी जान बचानी है। हम देखते हैं कि वो फायर क्रैकर्स जाकर उन भेड़ियों को लगते हैं और वो घबरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। पर ये खुश होने का समय नहीं है। अभी केनिची के जी में जितना डी था वो सब केनिची लगाकर साइकिल चलाते हुए इस वुल्फ टेरिटरी से निकलने की कोशिश करता है। उसने
सच में पूरा डील लगा दिया था। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा थक चुका था, पर किस्मत से वो वुल्फ टेरिटरी से बाहर आ चुका था। अभी सुबह ही होने वाली थी, लेकिन केनिची को नहीं पता कि वो कहाँ है, इसलिए वो फिर से उसी वेबसाइट को ओपन करता है, एक सीढ़ी वगैरह खरीदता है और साथ ही दूरबीन भी, जिससे वो थोड़ा दूर तक देख पाए, जिससे उसे कम से कम ये पता चल सके कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है। अभी उसी सीढ़ी पर चढ़कर उसी दूरबीन की मदद से वो जब सामने देख रहा था तो वहाँ उसे एक बड़ी सी दीवार दिखाई देती है। केनिची समझ जाता है कि ये किसी तरह का किंगडम है, इसका मतलब वहाँ पहुंचकर केनिची को खाना वगैरह मिल जाएगा। अब मैं भले ही खाना खा रहा हूँ, लेकिन केनिची के दिमाग में सबसे पहले पैसा ही आया था। अब केनिची तुरंत ही वहाँ से निकलता है सीधा उस किंगडम की तरफ। केनिची ने अपनी साइकिल ना जाने कहाँ छुपा ली, क्योंकि अगर वो किंगडम में साइकिल लेकर गया तो सबका ध्यान उस पर आ जाएगा, जो कि केनिची बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए अभी वो पैदल आगे बढ़ रहा था। जाने उसे निकलकर वो मेन रोड पर आ जाता है। केनिची जैसे ही उस रोड पर कदम रखता है तो वहाँ एक गाड़ी निकल रही थी, जो कि केनिची को शायद फिर से उसकी वर्ल्ड में पहुंचा देती, लेकिन किस्मत से केनिची की जान बच गई। अब इस गाड़ी को जो चला रहा था, इस लड़के का नाम थियो है। इसे बुरा लगता है कि ये इतनी तेज गाड़ी चला रहा था कि उसने लगभग केनिची को ठोक ही दिया। इसी वजह से माफी मांगने के लिए केनिची को फ्री राइड देता है। मतलब गलत मत समझना, ये केनिची को अपने साथ ले जा रहा है किंगडम की तरफ। केनिची भी गाड़ी में बैठ गया था। केनिची को पता चलता है कि ये लड़का असल में एक मर्चेंट है, मतलब यहाँ की चीजें वहाँ बेचने वाला, और इसका नाम थियो है। वैसे यहाँ पीछे एक लड़की भी बैठी हुई थी, जो कि केनिची की तरह एक पैसेंजर है। खैर वो सोच रहा था कि केनिची के कपड़े बहुत अलग हैं। वो केनिची से पूछता है कि आखिर केनिची कौन है और यहाँ क्यों आया है, जिस पर केनिची बताता है कि उसका नाम केनिची है और वो इस सिटी में अपना एक बिजनेस ओपन करना चाहता है। अब थियो केनिची को अपने साथ अपनी ही दुकान में ले आया था, क्योंकि वो एक मर्चेंट है, इसलिए उसके पास एक दुकान भी है। केनिची वहाँ पहुंचकर उसकी मदद करवाता है सामान उतरवाने में, जिसके लिए थियो केनिची को शुक्रिया कह रहा था। खैर केनिची कहने लगता है कि शुक्रिया तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत लंबा रास्ता तय कर यहाँ तक पैदल चलकर आना पड़ता, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं जल्दी पहुँच गया। इस चीज के लिए केनिची अभी उसे एक बैग देता है, जिसके अंदर कुछ मसाले रखे हुए थे। उन्हें देखकर थियो कहने लगता है कि ये तुमने मुझे तो दे दिए, लेकिन किसी और को देने की कोशिश मत करना। केनिची को ये चीज समझ में नहीं आती, क्योंकि उसमें नॉर्मल मसाले थे, पर फिर थियो से उसे इस चीज का कारण पता चलता है। थियो बताता है कि इस सिटी में एक स्पाइस माफिया है, मतलब मसाले का माफिया, और पूरी सिटी पर उसी का कब्जा है, मतलब सिर्फ वही मसाले बेच सकता है। इसलिए अगर केनिची मसाले की दुकान लगाने के बारे में सोच रहा है तो ये एक गलत आइडिया है, क्योंकि फिर उस स्पाइस माफिया के लोग केनिची के पीछे पड़ जाएंगे। ये सुनकर केनिची हैरान था। वो सोचता है कि क्या इस वर्ल्ड में भी ऐसी चीजें होती हैं। खैर इसके बाद वो थियो को शुक्रिया कहता है इस इन्फॉर्मेशन के लिए। वैसे ही केनिची की पहली सेल है, इस वजह से थियो उस मसाले को खरीदने का फैसला करते हुए केनिची को पैसे देने लगता है। केनिची कहता है कि नहीं, तुम्हें इसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं, लेकिन थियो बताता है कि एक समझदार इंसान ने एक बात कही थी कि अगर मैं आज तुमसे गिफ्ट लूंगा तो कल मुझे भी तुम्हें गिफ्ट देना पड़ेगा, और फिर मैं तुम्हें गिफ्ट क्यों दूं। उसे समझदार इंसान के इन्फ्लुएंस के चलते थियो उसे जबरदस्ती पैसे देने लगता है। केनिची को भी बात सही लगती है, इसलिए केनिची ने भी फिर पैसे ले लिए थे। वैसे यहाँ केनिची ने डिस्काउंट जरूर दिया था, लेकिन कमाल की बात यह है कि केनिची को जो पैसे मिले उन्हें देखकर केनिची हैरान था, क्योंकि केनिची ने जब अपनी उसी वेबसाइट से वो मसाले खरीदे तो उसे करीबन 1000 यान के एक पड़े, लेकिन यहाँ थियो ने उसे जो डिस्काउंट के बाद पैसे दिए वो उसके वर्ल्ड के हिसाब से 100,000 येन के बराबर है। वैसे मैथ्स सही में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके बारे में हम आगे इतने ज्यादा अच्छे से जानेंगे। अभी के लिए केनिची वहाँ से निकल गया था। केनिची एक रेस्टोरेंट की तलाश में है जहाँ वो खाना वगैरह खा सके और बाद में रात गुजार सके। इसी के लिए अभी वो सिटी में घूम रहा था, तभी उसे एक रेस्टोरेंट दिख जाता है और वहाँ जाकर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। ये लड़की असल में उसी रेस्टोरेंट में काम करती है। केनिची उसे बताता है कि उसे रात के लिए एक रूम चाहिए, जिसके बाद वो लड़की केनिची को फ्रंट डेस्क पर लेकर आती है और एक रूम का प्राइस एक कॉपर कॉइन बताती है। अब केनिची ने तुरंत ही एक कॉपर कॉइन दे दिया था। खैर इसके बाद वो लड़की केनिची को एक कागज दिखाते हुए कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, इस पर साइन कर दो और तुम्हें कमरा मिल जाएगा। केनिची को नहीं पता कि इस वर्ल्ड में कौन सी लैंग्वेज चलती है और वो खुद की लैंग्वेज नहीं लिखना चाहता, वरना शायद उस लड़की को लगेगा कि केनिची यहाँ से बिलोंग नहीं करता। खैर वो लड़की भी ये चीज समझ चुकी थी। वो केनिची से कहती है कि क्या वो किसी और दूसरी जगह से आया है, जिस पर केनिची बताता है कि हाँ वो दूसरी जगह से आया है और यहाँ वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। ये सुनकर वो लड़की कहने लगती है कि फिर तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मर्चेंट गिल्ड को ज्वाइन करना पड़ेगा और मर्चेंट गिल्ड ज्वाइन करने के लिए तुम्हें लिखना पढ़ना और मैथ्स वगैरह जैसी नॉर्मल चीजें आनी चाहिए। अभी नॉर्मल सी बात है कि केनिची को ये सारी चीजें आती हैं, क्योंकि उसकी उम्र अच्छी खासी है और वो अपनी अर्थ पर भी अच्छा खासा समय सर्वाइव कर चुका था। उसे मैथ वगैरह तो आती है, लेकिन इस वर्ल्ड की लैंग्वेज नहीं आती। इसका मतलब वो बोलकर अपने आंसर जरूर बता सकता है। खैर वो लड़की अभी भी केनिची पर यकीन
यकीन नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो कुछ मैथ्स क्वेश्चन पूछती है जिनका जवाब केनिची ने बहुत ही कम सेकंड्स के अंदर दे दिया था। इस वजह से शायद वो इस वर्ल्ड में मैथ्स जीनियस भी बन सकता है, लेकिन उसे एक बिजनेसमैन बनना है। वैसे अब वो लड़की केनिची को अपना नाम लिखना बताती है, क्योंकि ज्यादातर केनिची को अपना नाम ही लिखना पड़ेगा हर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए। केनिची उसे शुक्रिया कहता है और बोलता है कि मैं इस वर्ल्ड की लैंग्वेज को सीखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे यहाँ की लैंग्वेज सिखा सकती हो? इसके बदले केनिची उसे एक कैंडी से भरा हुआ बॉक्स भी ऑफर करता है। कैंडी देखकर वो लड़की पिघल गई थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। वैसे तुम यहाँ से टिप्स लेकर स्वीट का डब्बा खरीदने निकलो। इससे पहले ही मैं बता दूं कि असल में इस वर्ल्ड में इस तरह की कैंडीज मिलना बहुत मुश्किल है। सिटी में जो नोबल्स हैं सिर्फ वो वही इन्हें अफोर्ड कर पाते हैं। और अभी वो लड़की केनिची को बता रही थी कि अगर वो नोबल को ये बात पता चलती है कि उसके पास इतनी अच्छी कैंडीज हैं तो शायद नोबल उससे ये छीन लेंगे, लेकिन वो ये बात पता चलने ही नहीं देगी। खैर इस लड़की का नाम असल में रोजालिया है। यहाँ उसने केनिची को इस वर्ल्ड की लैंग्वेज सिखाने शुरू कर दिया था। केनिची को ये लैंग्वेज सीखने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि यहाँ के जो लेटर्स थे वो सेम जापानीज लैंग्वेज के लेटर्स की तरह ही है, और साथ ही नंबर्स का जो अरेंजिंग सिस्टम है वो भी अपनी नॉर्मल अर्थ की तरह है। केनिची कुछ ही घंटे में वहाँ की लैंग्वेज को अच्छी तरह से समझ लेता है। अभी रोजालिया तो इस सब चीज से हैरान थी कि केनिची ने इतनी आसानी से उनकी लैंग्वेज को सीख लिया। वो केनिची से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस भी है, इसलिए वो सोच रही है कि केनिची ने इतने कम टाइम में लैंग्वेज सीख ली, साथ ही केनिची के पास इतनी अच्छी खासी कैंडीज भी है, तो क्यों ना केनिची से शादी कर ली जाए। केनिची ये बात सुनकर हैरान था, क्योंकि केनिची की एज अगर नॉर्मली देखी जाए तो रोजालिया के फादर जितनी है, लेकिन केनिची ने उसे शुगर कैंडीज दी और केनिची डैडी की एज का है, तो शायद रोजालिया इस चीज को लेकर सीरियस हो सकती है, या फिर भी केनिची को ये सब एक मजाक लग रहा था, इसलिए वो इस वर्ल्ड पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वैसे अब लैंग्वेज सीख लेने के बाद ना जाने क्यों पर केनिची रोजालिया के लिए उसका पोर्ट्रेट बना रहा था। अब पोर्ट्रेट का मतलब अगर तुम्हें नहीं पता तो स्केच समझ लो, वो बस उसकी ड्राइंग बना रहा था। जब ड्राइंग तैयार हो जाती है तो रोजालिया उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि वो ड्राइंग परफेक्टली बिल्कुल उसी की तरह दिख रही थी। वो बहुत ज्यादा खुश थी। वो केनिची को इसके लिए शुक्रिया कहती है, क्योंकि असल में इस वर्ल्ड में नोबल्स ही हैं जो कि इस तरह से पोर्ट्रेट बना पाए हैं, क्योंकि शायद ये महंगे होंगे या फिर नॉर्मल आम लोगों को इस चीज की परमिशन नहीं होगी। वैसे केनिची को ये सब बातें नहीं पता, उसने तो बस नॉर्मली उसका स्केच तैयार कर दिया। रोजालिया भी इस चीज से इतनी खुश है कि वो उसके बदले केनिची को कुछ देना चाहती है। इस वजह से वो केनिची पर जंप लगा देती है और फिर सुबह होने तक उसने सारी पेमेंट्स परफेक्टली कर दी थी, और यहीं से इस सीरीज में मेरे इंटरेस्ट जाग गया। खैर अगले दिन सुबह केनिची मर्चेंट गिल्ड पहुंच चुका था। यहाँ उसे अपना नाम रजिस्टर करवाना है। इसके लिए वो वहीं खड़ी एक रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंच जाता है। उसे देखकर इस सीरीज में मेरा और ज्यादा मन लगने लगा। खैर केनिची अपना नाम बताता है, फॉर्म वगैरह फिल करता है, और वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि अब तुम इस मर्चेंट गिल्ड के मेंबर बन सकते हो। खैर केनिची को रजिस्ट्रेशन फी के तौर पर एक सिल्वर कॉइन देना होगा। केनिची सोचता है कि ये तो बहुत ज्यादा कीमती है, क्योंकि सिल्वर कॉइन उसके हिसाब से 50,000 का है। इसी वजह से वो पूरी पेमेंट अभी एक साथ नहीं कर सकता। वो उस रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकता है, तो इस पर रिसेप्शनिस्ट कहती है कि हाँ वो ऐसा कर सकती है। अब फाइनली केनिची का नाम लिखा जा चुका था, जिसके बाद केनिची को एक स्टिक दी जाती है, जिसे केनिची को हमेशा अपने साथ रखना है, क्योंकि ये स्टिक इस बात का सबूत है कि वो मर्चेंट गिल्ड का मेंबर है। केनिची ने भी इस पर अग्री कर दिया था, और बाद में वो उस स्टिक को लेकर मार्केट की तरफ चला गया था, क्योंकि इस सामान बेचने से पहले उसे इस वर्ल्ड की कीमतों के बारे में समझना होगा। खैर जब वो मार्केट के अलग अलग शॉप से गुजर रहा था तो उसे पता चलता है कि यहाँ की चीज सच में बहुत ज्यादा महंगी है। इन चीजों को वो अपनी ऑनलाइन शॉप से बहुत सस्ते में खरीद सकता है। वैसे जो फ्रूट्स वगैरह थे, मतलब खाने की नॉर्मल चीजें, उनकी कीमत लगभग सेम ही है। इसका मतलब केनिची उन्हें जरूर खरीद सकता है। तो केनिची उन्हीं फ्रूट्स को खरीद कर वापस वहीं उसी रेस्टोरेंट पहुंचता है जहाँ उसने रात गुजारी थी। यहाँ केनिची अभी किसी चीज को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था। माफ करना, किसी चीज को नहीं, बल्कि एक ऐसे स्टैंड को जहाँ पर अपने आइटम्स रख कर बेच सके। उसने अभी नहीं सोचा कि वो क्या बेचेगा, वो बस एक स्टैंड तैयार कर रहा है। उसने पूरा मैप तैयार कर लिया था। बाद में वो अपना स्टॉल लगाता है, जहाँ अभी उसने भी सामान के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। क्या रोजालिया ये सब करते हुए उसे देख रही थी। वो केनिची से और ज्यादा इम्प्रेस्ड हो चुकी है, क्योंकि केनिची ने इतनी जल्दी अपना स्टैंड तैयार कर लिया। खैर उसी दौरान वो कपड़े में लगने वाली उन्हीं पिंस को देखती है, जिन्हें हम नॉर्मली कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभी उन पिंस को देखकर रोजालिया शॉक थी। वो केनिची से पूछती है कि आखिर ये कैसे बनती है, क्योंकि असल में इस वर्ल्ड में जो कपड़े में लगाने वाली पिंस हैं वो लकड़ी की बनती हैं और उन पर रबर बैंड्स लगे होते हैं, जिस वजह से थोड़े से ही प्रेशर के कारण वो टूट जाती है। इसका मतलब अभी तक किसी ने उसका अच्छा सॉल्यूशन नहीं निकाला। रोजालिया पूछती कि क्या तुम इन पिंस को भी बेचने वाले हो, जो सुनकर केनिची हैरान था, क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि इतना नॉर्मल चीज इस वर्ल्ड के लिए इतनी कीमती होगी। खैर अब केनिची अपनी शॉप के लिए एक जगह ढूंढ रहा था जहाँ वो अपना स्टॉल लगा सके। वो मार्केट में घूमती हुई एक जगह
जगह ढूंढ लेता है। वहाँ एक ओल्ड लेडी ने अपना स्टॉल लगा रखा था। वैसे वो ओल्ड लेडी इतनी भी ज्यादा ओल्ड नहीं है। खैर केनिची उनसे परमिशन लेता है कि क्या वो उनके पास अपना स्टॉल लगा सकता है। ओल्ड लेडी ने परमिशन दे दी थी, जिसके बाद केनिची ने अपना स्टॉल लगा लिया था। अभी केनिची जो चीजें निकाल रहा था उन्हें देखकर ओल्ड लेडी हैरान थी। वो केनिची से कहती है कि ये चीज तो सच में कमाल की है। वो उनमें से कुछ खरीदना चाहती थी। केनिची कहता है कि क्या सच में आप मेरे स्टॉल से सामान खरीदना चाहती हो। असल में केनिची ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि केनिची ने उनके पास ही शॉप लगाई है और देखा जाए तो नॉर्मली कोई भी अपने बिजनेस स्टार्ट करने को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन वो ओल्ड लेडी कहने लगती है कि नहीं, यहाँ ऐसे कोई रूल नहीं है कि हम किसी दूसरी शॉप से वो सामान ना खरीद सकते हो जो कि शायद हम भी बेचते हो, और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी थोड़ी करना चाहती हूँ। केनिची ने उन्हें सामान दे दिया था और जब वो नए नए कस्टमर के इंतजार में बैठा हुआ था, कुछ देर में हम देखते हैं कि उसके स्टॉल पर भीड़ लगना शुरू हो जाती है। उसका सामान बिकने लगे थे और खासकर वो कपड़े में लगने की पिंस। केनिची सोच रहा था कि अगर वो सिर्फ वही पिंस बेचे तो भी वो आराम से अच्छे पैसे कमा सकता है। खैर केनिची बेवकूफ नहीं है, इसी वजह से वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, क्योंकि अगर वो सिर्फ वही कपड़े पे लगने वाली पिंस बेचेगा तो फ्यूचर में जब बाकी लोग भी उन्हीं पिंस को बेचने लगेंगे तो इससे उसका धंधा खराब होगा। इस वजह से उसे हर वो चीज बेचनी होगी जो कि इस वर्ल्ड में लोग खरीदना चाहते हैं। अभी उसी दौरान एक लड़का उसकी शॉप पर आता है। इस लड़के ने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे, साथ ही उसके पास एक छोटी तलवार भी थी। केनिची समझ जाता है कि शायद ये या तो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है या फिर ये एक नोबल ही है। अभी वो लड़का केनिची की शॉप पर से वो चाकू खरीदना चाहता था जो कि सामने रखे हुए थे। वो उन्हें देखता है और बाद में उनकी शार्पनेस को टेस्ट कर उनका प्राइस पूछता है। केनिची बताता है कि ये 2 सिल्वर कॉइन्स की हैं। ये उस लड़के के हिसाब से थोड़ी सी ज्यादा कीमती थी, लेकिन वो जानता था कि ये नाइफ सच में बहुत अच्छे हैं, इसलिए उसके हिसाब से ये कीमत सही है। खैर वो केनिची से पूछता है कि क्या उसने इन नाइफ से थोड़े लंबे नाइफ मिल सकते हैं। केनिची अब अपनी ऑनलाइन शॉप में चेक करता है तो उसे एक कटाना दिखती है, जिसे केनिची ने तुरंत ही खरीदते हुए उस लड़के को दिखा दिया था। वो लड़का उस कटाना को देखकर हैरान था। केनिची बताता है कि इसकी कीमत क्या है, कि इसकी कीमत है एक गोल्ड कॉइन। ये कीमत बहुत ज्यादा थी। वो लड़का भी सोच रहा था कि वो इसे खरीदे या नहीं, पर अंदर ही अंदर वो इसे खरीदना चाहता है। केनिची सोच रहा था कि कहीं उसने कीमत थोड़ी ज्यादा तो नहीं बता दी, लेकिन इतने में एक कैट गर्ल उसके सामने आ जाती है। केनिची अचानक से हैरान हो जाता है क्योंकि वो पहली बार इस तरह के क्रिएचर को अपनी आंखों के सामने देख रहा है। वैसे यहाँ उस कैट गर्ल के मदर फादर भी थे, इसलिए केनिची को डरने की जरूरत नहीं, मतलब वो हमला तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। अभी केनिची उनसे पूछता है कि वो क्या खरीदना चाहते हैं, जिस पर वो कैट के पेरेंट्स बताते हैं कि वो केनिची ने जिस कपड़े से अपना ये स्टॉल तैयार किया है उस कपड़े को खरीदना चाहते हैं। अब नॉर्मल सी बात है कि केनिची ने जिस कपड़े से अपना स्टॉल तैयार किया है वो थोड़ी केनिची बेचेगा, लेकिन नहीं, केनिची एक पक्का बिजनेसमैन है और कुछ ही समय में वो इस वर्ल्ड का अंबानी बनने वाला है, इसलिए वो तुरंत ही उस कपड़े को उतारते हुए उसे भी बेच देता है। और यहाँ केनिची दिमाग भी लगाता है। केनिची बताता है कि उसके पास 3 क्लॉथ से अभी एक क्लॉथ की कीमत है 3 कॉपर कॉइन और वो लोग 3 क्लॉथ खरीदना चाहते हैं जिसकी टोटल कॉस्ट हुई 9 कॉपर कॉइन, लेकिन केनिची उन्हें डिस्काउंट देगा और सिर्फ 8 कॉपर कॉइन में उन्हें वो तीनों क्लॉथ दे देगा। नॉर्मल देखा जाए तो डील अच्छी है, उन्हें ये लेनी चाहिए, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो कैट के पेरेंट्स लिखे पड़े नहीं है। इसी वजह से उन्हें लग रहा था कि केनिची शायद उन्हें बेवकूफ बना रहा है। तभी वो लड़का जिसे केनिची नोबल फैमिली का समझ रहा था वो उन कैट पेरेंट्स को बताता है कि केनिची सही कह रहा है और इस डील को लेने में उन्हीं का फायदा है। इसी वजह से वो मान जाते हैं और कपड़ा लेकर चले जाते हैं। वैसे अभी उस लड़के ने भी मन बना लिया था कि उसे ये तलवार चाहिए, मतलब ये कटाना सही है। इसी वजह से वो केनिची को फाइनल पेमेंट कर देता है और अपनी कटाना लेकर चला जाता है। केनिची ने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया था और अब शाम हो चुकी थी, इसका मतलब अब उसे वापस लौटना चाहिए। तभी सीन चेंज होकर एक मेंशन पर आता है जहाँ वो मेड जो कि केनिची से वो कपड़े सुखाने की पिंस लेकर गई थी, वो अपनी मास्टर के पास आकर उन्हें वो पिंस दिखाते हुए कहती है कि ये पिंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है, कि हम ऐसी और पिंस यूज कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे काम आएंगी। उसके जो मास्टर है उसका नाम है प्रीमूला, नाम का मैं कुछ भी नहीं कर सकता, पर वो अच्छी दिखती है, तो उसे भी ये पिन बहुत पसंद आई थी। उसे इतनी पसंद आई कि वो सोच रही थी कि वो खुद इन्हें बेच सकती है, इसलिए वो अपने फादर से बात करने के लिए आती है। तभी सीन चेंज होकर वापस केनिची पर आता है जो कि घर आ चुका था। अब दिन भर काम किया तो थकान उतारने के लिए कोई व्यक्ति क्या करेगा, सिंपल सी बात है कि वो नहाने जाएगा। तो केनिची अभी नहा रहा था। केनिची सोचता है कि इस वर्ल्ड में गर्म पानी की फैसिलिटी नहीं है, इसका मतलब उसे ही कुछ करना होगा। वो तुरंत ही अपनी वही वेबसाइट ओपन करता है और ऐसी किसी चीज का पता लगाता है जिसका वो इस्तेमाल कर सके पानी गर्म करने के लिए। अब देखो, गर्म पानी तो किसी भी चीज से किया जा सकता है, लेकिन एक परफेक्ट चीज हो
तो ज्यादा अच्छा रहेगा। केनेजी को एक बड़ी सी टंकी दिखती है जिसके नीचे आग जलाकर पानी गर्म किया जा सकता है। ये इतनी बड़ी टंकी है कि केनेजी इसके अंदर बैठकर नहा भी सकता है। केनेजी सोच रहा था कि ये परफेक्ट चीज है जो कि उसके काम आ सकती है, और साथ ही अगर ये परफेक्ट काम करेगी तो केनेजी इसे बेचकर प्रॉफिट भी कमा सकता है। केनेजी ने जो सोचा वो बिल्कुल सही है। खैर अब नहाकर केनेजी वापस अपने कमरे में आ चुका था, जहाँ वो सोने से पहले यही सोच रहा था कि उसकी जो स्टेटस विंडो है ये काम किस तरह से करती है। मतलब वो वेबसाइट उसके सामने तो आ जाती है पर वो सामान कहाँ से आता है। केनेजी सोच रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं ये सब सामान के बदले उसे पैसे के साथ साथ अपनी सोल का कुछ हिस्सा भी देना पड़ता हो, लेकिन ये फालतू चीज थी। उसे अभी ये सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये समय है सोने का। वो तुरंत ही सो जाता है। तभी सीन चेंज होकर जंगल के बीच एक लड़की पर आता है जो कि अभी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में थी। मतलब यूँ कह लो कि उसका कमबैक नहीं हो रहा, या फिर यूँ कह लो कि उसके अभी दिन बुरे चल रहे हैं। वैसे इसके बाद अब सीन चेंज होकर सीधा अगले दिन पर आ चुका था। केनेजी सुबह जाकर फिर से अपनी दुकान खोलता है। हम देखते हैं कि आज वो अपने साथ कुछ नई चीजें भी लाया था जो कि फेक ज्वेलरी है, जो कि बनी तो ग्लास से है लेकिन देखने में बिल्कुल असली लगती है। इसी वजह से अभी वो उसके स्टॉल के पास ओल्ड लेडी भी इस चीज से बहुत इम्प्रेस थी। खैर यहाँ केनेजी का जो पहला कस्टमर था वो असल में वही मेड थी जिसे हमने कल देखा था। इसका नाम मार्गरेटा है। ये आज भी कपड़े की पिन खरीदने के लिए आई है। केनेजी उससे पूछता है कि उसे कितनी पिन चाहिए, तो मार्गरेटा बताती है कि आज वो 100 पिन खरीदना चाहती है। इससे केनेजी हैरान था, लेकिन केनेजी ना ही क्वेश्चन करता है और ना ही कुछ बोलता है क्योंकि केनेजी को तो पैसे मिल रहे हैं। उसने उसे वो 100 पिन दे दी थी। तभी मार्गरेटा की नजर वहाँ उस फेक ज्वेलरी पर पड़ती है। मार्गरेटा को वो बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए वो केनेजी से उनके बारे में पूछती है। केनेजी तो बताता है कि ये नकली है, लेकिन मार्गरेटा को बहुत पसंद आई थी। खैर मार्गरेटा कहती है कि बाद में मैं आकर इन्हें ले लूंगी, जिसके बाद वो वहाँ से चली गई थी। अब इसके आगे पूरा दिन नॉर्मल जाता है। शाम के टाइम केनेजी अब दुकान बंद करने वाला था, लेकिन उसी दौरान वहाँ वही कैट पेरेंट्स आ जाते हैं जो कि पिछले दिन केनेजी की दुकान से वो कपड़े खरीद के गए थे। अभी केनेजी जैसे ही उन्हें वहाँ देखता है तो वो डर जाता है। उसे लग रहा था कि ये लोग उसे पीटने आए हैं क्योंकि कल भी उसे उस डील की अच्छी तरह से समझ नहीं आई थी। खैर ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लोग अभी सीरियस तो लग रहे थे, लेकिन शायद उन कपड़ों की वजह से नहीं। अभी वही कैट गर्ल जो कि कल केनेजी से बहुत ज्यादा चिपक रही थी, वो केनेजी के पास आती है और स्मेल करने की कोशिश करती है। केनेजी पूछता है कि ये तुम क्या कर रही हो, तो वो बताती है कि हाँ ये सच में मसाले की खुशबू है। अब जैसे ही हमें थियो से पता चलता है कि यहाँ मसाले बेचे नहीं जा सकते, लेकिन केनेजी बेवकूफ थोड़ी है। अगर वो मसाले बेच नहीं सकता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मसाले खाएगा भी नहीं। नॉर्मल वो खाना बनाने के लिए अपनी ऑनलाइन शॉप से मसाले खरीदता है, इसलिए उसके मुंह से वो मसाले की खुशबू आ रही है। अभी उसी खुशबू के चलते ये कैट फैमिली यहाँ आई थी। वो कैट फैमिली चाहती है कि केनेजी जो मसाले यूज करता है वो उन्हें बेचे, क्योंकि वो भी उन मसालों का टेस्ट करना चाहते हैं। खैर केनेजी को थियो की बात याद आती है कि उसे किसी भी कीमत पर मसाले नहीं बेचने हैं, वरना वो मसाले वाले माफिया की नजर में आ जाएगा। खैर अभी वो कैट फैमिली उससे रिक्वेस्ट कर रही थी, और रिक्वेस्ट क्या, वो लोग यहाँ मान ही नहीं रहे थे। तभी बाकी लोग उन्हें समझाते हैं कि केनेजी गलती से भी मसाले नहीं बेचे, क्योंकि वो जानता है कि अभी अभी वो जो बिजनेसमैन बना है, अगर वो ऐसी गलती करता है तो उससे उसका पूरा बिजनेस खराब हो जाएगा। कैट फैमिली को भी बात सही लगती है और अब वो भी बात मान लेते हैं। तो वो तभी उदास होकर वहाँ से जाने लगे थे, लेकिन तभी केनेजी को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि मैं तुम लोगों को मसाले बेच नहीं सकता, लेकिन तुम्हें खाने पर इनवाइट जरूर कर सकता हूँ। अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो तुम लोग मेरे साथ खाने पर चल सकते हो। ये सुनकर पूरी की पूरी कैट फैमिली बहुत खुश हो जाती है। वैसे इसके बाद अब सीन सीधा रात पर आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जंगल में ये लोग पार्टी करने वाले हैं। वहाँ पर वो ओल्ड लेडी भी थी जो कि केनेजी की मदद कर रही है सब्जी बनाने में। जब वो उन सब्जियों को देखते हैं तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि ये सब्जियां वहाँ की सब्जियां से अलग है। असल में तो ये वही सब्जी है, लेकिन इनमें से थोड़ा सा फर्क था। केनेजी बताता है कि वो इन सब्जियों को फॉरेन कंट्री से लेकर आया है। वैसे दोनों तो यहाँ सब्जियां बना रहे हैं। वहाँ दूसरी तरफ कैट फैमिली अभी नदी में फिश पकड़ रही है। कुछ देर बाद वो फिश पकड़ कर लाते हैं और बाद में ये लोग खाना तैयार करते हैं। खाना खाने में अभी कैट फैमिली को मजा आ गया था, लेकिन जितना मिले उतना कम है। इस वजह से खाना के बाद भी उन्हें वाइन पीने की इच्छा है। तभी वो ओल्ड लेडी कहने लगती है कि उन्हें थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए, और वैसे भी वाइन इतनी ज्यादा महंगी है कि वो वाइन अफोर्ड नहीं कर सकते। खैर इतने में ही केनेजी अपने पास से एक बोतल निकाल लेता है। इस बोतल के अंदर बहुत ज्यादा महंगी वाली वाइन तो नहीं है, पर नॉर्मल वाइन जरूर थी। केनेजी कह रहा था कि वो ये वाइन उन्हें दे रहा है, लेकिन एक शर्त पर, और वो शर्त ये है कि इस वाइन के बारे में और साथ ही केनेजी ने जो खाना बनाया, पार्टी वगैरह हुई, इसके बारे में वो लोगों को किसी को ना बताएं। अभी कैट फैमिली खुश होकर वाइन ले लेती है और प्रॉमिस भी कर देती है। यहाँ वो ओल्ड लेडी केनेजी से कह रही थी कि उसे इतना ज्यादा भी अच्छा नहीं होना चाहिए, पर केनेजी को इस चीज में कोई गलती नहीं लगी, क्योंकि सब लोग बहुत खुश हैं। और वैसे भी केनेजी को वो कैट फैमिली अच्छी लग रही है, इसलिए अच्छों के साथ अच्छा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में ये लोग खाना बनाकर वही पास की रिवर में नहाते हैं और फिर वो इंजॉय करके सो जाते हैं। हम देखते हैं कि अभी वो जो कैट गर्ल है वो केनेजी को लाइक करने लगती है, पर ये चीज हम पक्के से कह सकते हैं क्योंकि वो तो पहले भी केनेजी
केनिची के साथ चिपक रही थी और अभी वो मतलब ये चीज नॉर्मल है क्या। सुबह होने के बाद केनिची वापस अपने घर पहुंच चुका था। घर मतलब वही रेस्टोरेंट जहाँ केनिची रह रहा है। वहाँ उसकी मुलाकात रजालिया से होती है जो कि केनिची को देखकर थोड़ी सी गुस्सा थे क्योंकि केनिची पूरी रात बाहर रहा था। केनिची बताता है कि वो कैट फैमिली के साथ एक पार्टी पर गया था, इस वजह से उसे इतनी ज्यादा देर हो गई। वो बताता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा मजे किए, जो सुनकर रजालिया कहने लगती है कि बिल्कुल ये तो दिख ही रहा है। असल में केनिची की बॉडी पर कैट गर्ल के कुछ फर मतलब बाल लगे हुए थे, इस वजह से रजालिया ऐसा कह रही थी कि केनिची ने सच में एंजॉय किया है। वो इस चीज से गुस्सा नहीं है कि केनिची ने कैट गर्ल के साथ एंजॉय किया, वो तो चाहती है कि केनिची भी उसे बुला लेता जिससे वो मिलकर FFM कर पाते। वैसे इन सबसे घर नहीं चलता, इस वजह से केनिची बाद में फिर से अपनी दुकान खोलने चला गया था। उसने दुकान लगा ली थी लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है प्रिमुला की। ये वही मार्गरेट की सिस्टर है। केनिची अभी उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान था क्योंकि केनिची का ध्यान अभी कुछ और चीज पर था। खैर तभी वो वहाँ पीछे मार्गरेट को देखता है और समझ जाता है कि असल में यही मार्गरेट की मास्टर है। यहाँ प्रिमुला आगे आती है तो केनिची तुरंत ही उसे वो नेकलेस दिखाता है जो कि मार्गरेट देख कर गई थी। केनिची समझ गया था कि ये इसी के लिए यहाँ पर आई है। मार्गरेट उस नेकलेस को पकड़कर प्रिमुला को दिखाती है और प्रिमुला को बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो अभी कह रही थी कि ये कहीं से भी नकली नहीं लग रहा है, ये असली है। हालांकि वो केनिची से पूछती है कि क्या उसके पास ऐसे और हैं, जिसके बाद केनिची के पास जितने भी वो नकली ज्वेलरीज मतलब वो नेकलेस थे वो सारे बाहर निकाल कर उसने प्रिमुला को दिखा दिए थे। वो उन्हें देखकर इम्प्रेस थी। वो कहती है कि क्या केनिची उनके साथ डील करना चाहेगा। अगर केनिची हाँ करता है तो इसके बदले वो उसे अपने फादर से मिला सकती है जो कि माउंट ट्रेडिंग कंपनी की ओनर है। ये सुनकर केनिची थोड़ा सा हैरान था, लेकिन ये उसके लिए अच्छा मौका है क्योंकि केनिची सच में एक मेजर ट्रेडिंग कंपनी के साथ जुड़ना चाहता है, इससे उसका बिजनेस बढ़ जाएगा। पर केनिची सोचता है कि अगर वो सच में इस डील के लिए हाँ करता है तो इससे शायद वो प्रॉब्लम में भी फंस सकता है क्योंकि फिर वो सभी के नजरों में आ जाएगा और कुछ सीक्रेट्स भी ओपन हो सकते हैं। अभी केनिची इस बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी वो ओल्ड लेडी केनिची से कहती है कि उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रिमुला के फादर एक अच्छे इंसान है, उनका कैरेक्टर सही है, इसलिए अगर केनिची इस डील के लिए हाँ भी करता है तो वो कोई प्रॉब्लम में नहीं फंसेगा। अभी सुनते हुए केनिची ने तुरंत ही हाँ कर दी थी, जिसके बाद फिर प्रिमुला और मार्गरेट उसे उसी गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं जिसमें वो वहाँ से आए थे। रास्ते में प्रिमुला केनिची को वो पिंस दिखा रही थी जो कि उसने केनिची से ही कपड़ों की पिन से कॉपी कर बनाई है। लकड़ी के डिजाइन को कॉपी करना बहुत आसान था, लेकिन जो स्टील का डिजाइन है और साथ ही जो स्प्रिंग्स उसमें लगे हैं वो भी कॉपी नहीं कर पाई। केनिची देखता है कि उसने लकड़ी को तो बहुत अच्छे से क्रिएट कर लिया, लेकिन जो स्प्रिंग्स है वो नहीं बना पाए। और नॉर्मल सी बात है, स्प्रिंग बनाना इतना आसान नहीं है क्योंकि इन लोगों ने पहले कभी स्प्रिंग देखी ही नहीं थी। वैसे अब ये बात करते हुए सीधा प्रिमुला के घर तक पहुंच चुके थे, जहाँ पहुंचकर केनिची कहता है कि ये घर तो सच में कितना बड़ा है, लेकिन प्रिमुला कहती है कि नहीं, बाकी नॉवेल्स के हिसाब से ये घर तो बहुत छोटा है, क्या लड़कियों की तो यही आदत होती है। अब यहाँ वो घर के अंदर पहुंच चुके थे जहाँ केनिची की मुलाकात प्रिमुला के फादर से होती है। देखने में ही वो बहुत ही सीधे साधे इंसान लगते हैं। खैर इसके बाद अब वो डायरेक्ट काम की बात पर आ चुके थे, जहाँ केनिची ने हेलो हाय वगैरह करते हुए उन्हें वो अपनी नकली ज्वेलरी मतलब वो सारे नेकलेस दिखा दिए थे। तभी प्रिमुला के फादर भी प्रिमुला से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे। केनिची की इस आर्ट वर्क के साथ ही प्रिमुला बताती है कि केनिची के पास एक टूल बॉक्स भी है। ये सुनकर प्रिमुला के फादर हैरान तो नहीं पर खुश होते हैं और बताते हैं कि उनके पास भी एक टूल बॉक्स है जिसके जरिए वो अभी इतने बड़े बिजनेसमैन बन पाए। वो केनिची से कहते हैं कि केनिची अगर अपने टूल बॉक्स का सही से इस्तेमाल करेगा तो वो भी फ्यूचर में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनेगा। हालांकि केनिची अभी अपने टूल बॉक्स को सिर्फ सामान स्टोर करने के लिए यूज करता है। वैसे अब प्रिमुला के फादर मेन बात पर आते हैं। वो कहते हैं कि क्या केनिची उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहेगा, मतलब वो डायरेक्टली केनिची को अपना कंपनी में ज्वाइन करवाना चाहते हैं जिससे केनिची की बनाई हुई चीजें वो अपनी कंपनी में बेच सके। केनिची ये सुनकर ज्यादा हैरान तो नहीं था, पर वो जरूर पूछता है कि क्या आप मुझे ज्वाइन क्यों करवा रहे हो, मतलब आप मेरी दुकान से भी नॉर्मल सामान खरीद सकते हो और उन्हीं चीजों पर अपनी कंपनी का टैग देते हुए ज्यादा दामों पर बेच सकते हो। इस पर प्रिमुला के फादर कहने लगते हैं कि बिल्कुल मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन जब तुम्हें इस बात का पता चलता है तो तुम्हें ये बात सही नहीं लगती। साथ ही वो कहते हैं कि अगर वो ये बात नहीं करते तो उनके कॉम्पिटिटर्स केनिची से आकर बात कर सकते थे और फिर केनिची उनके साथ मिल सकता था, इसलिए उन्होंने सोचा कि जो पहले बात कर ले वही समझदार। इसी वजह से उन्होंने केनिची को यहाँ बुलाया। केनिची को ये बात सही लगती है और उसे भी अब इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो हाँ कर देता है। जिसके बाद प्रिमुला के फादर प्रॉफिट वगैरह की बात करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा जो सामान है उसका रिटेल प्राइस का 50% हम तुम्हें देंगे। अभी देखा जाए तो ये कम है क्योंकि केनिची को सिर्फ 50% ही मिलेगा, लेकिन केनिची के हिसाब से ये अच्छा खासा है क्योंकि केनिची को वो ऑनलाइन शॉप से सामान बहुत ही सस्ते में मिल जाता है और केनिची पहले ही बड़े खतरनाक प्रॉफिट्स कमा रहा है, इसलिए केनिची को इस चीज में प्रॉब्लम नहीं थी। वो हाँ कर देता है और फिर
फिर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन होने लगते हैं। केनिची ने यहाँ जितने भी क्रिस्टल वगैरह थे वो सभी बाहर निकाल कर रख दिए थे, जिसके लिए केनिची को 1 मिलियन येन अमाउंट जितने कोइंस मिल जाते हैं। वैसे अभी वो क्रिस्टल प्रिमोला को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रहे थे, इसलिए वो उनमें से एक को देखते हुए कहती है कि क्या फादर ये मैं अपने लिए खरीद सकती हूँ। यह उसने जो क्रिस्टल खरीदा था उसके लिए वो केनिची को जितने पैसे देती है वो करीबन 2 मिलियन येन के बराबर थे, मतलब उसने टोटल 10 गोल्ड कॉइन दिए थे। असल में इसका हिसाब बहुत अलग है और इस हिसाब को हम फ्यूचर में समझेंगे। अभी के लिए बस इतना ही ठीक है कि केनिची ने इस वर्ल्ड में आकर 8 फिगर बैंक बैलेंस अचीव कर लिया है। अब सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि केनिची अभी जंगल आया हुआ था और उसे अपने लिए घर बनाना है, क्योंकि वो रोज एक कॉपर कॉइन नहीं दे सकता। खैर उस कॉपर कॉइन के बदले उसे जो चीज मिल रही है अगर देखा जाए तो वो बहुत ही ज्यादा महंगी है, पर फिर भी वो केनिची को ना जाने क्यों जंगल में अपना घर बनाना है। फिर वो भी जंगल आकर अभी जगह ढूंढ रहा था। तब हमें वो सीन दिखाया जाता है जब उसने ये बात रजालिया को बताई। रजालिया हैरान है कि आखिर केनिची सिटी छोड़कर वो जंगल में क्यों रहना चाहता है, लेकिन फिर भी केनिची तो अपनी मन की ही करेगा, इसलिए वो जंगल आ चुका है। उसे जगह दिखाई देती है लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा घास है, इसी वजह से केनिची ने मशीन खरीद ली थी। केनिची अब अमीर बन चुका है, इसलिए वो आसानी से मशीन खरीद सकता है जो कि नॉर्मल बहुत सस्ती है, पर उस मशीन को चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत है। और भले ही तुम किसी भी दुनिया में पहुंच जाओ मगर पेट्रोल बहुत महंगा मिलता है। अब यहाँ किसी तरह से रोतेगा थे पेट्रोल खरीदते हुए एक रास्ता तैयार करता है। ये रास्ता उसके घर तक उसे लेकर जाएगा, वहाँ जहाँ वो घर बनाने वाला है। वहाँ बड़े बड़े पेड़ उगे हुए थे। इस वर्ल्ड में अगर नगर निगम की परमिशन के बिना भी पेड़ काटे जा सकते हैं, इसलिए केनिची तुरंत ही एक चेनसो खरीद कर वहाँ उन पेड़ों को काटने लग जाता है। अभी उसने जो पेड़ काटे थे वो सच में बहुत ज्यादा बड़े थे। वैसे तो नॉर्मली केनिची किसी भी चीज को टच करते हुए उसे अपने टूल बॉक्स में रख सकता है, लेकिन ये पेड़ इतने बड़े थे कि वो उस टूल बॉक्स में फिट नहीं हो रहे थे। इसी कारण से केनिची को उसे चेनसो उन पेड़ों को हाफ साइज में काटना पड़ता है। लगभग वो सभी पेड़ 10 मीटर की लंबाई में काट कर अपने टूल बॉक्स में रख लेता है। अब वहाँ से पेड़ साफ हो चुके थे, मतलब घर बनाया जा सकता है। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी, पेड़ तो उसने काट लिए लेकिन पेड़ों का तना वहाँ अभी भी है और ये पेड़ सच में बहुत ज्यादा बड़े थे। इस वजह से इस तने को निकालना बहुत मुश्किल होगा। और ऐसा नहीं है कि वहाँ 1 या 2 तने हो, केनिची ने जितने पेड़ काटे उतने तने उसे निकालने होंगे। और अभी रात भी होने वाली है, इसी वजह से केनिची वापस लौट जाता है और सुबह फिर से आता है। अभी केनिची कोशिश तो कर रहा था लेकिन कुछ ही देर में वो ये चीज समझ चुका था कि ये काम उसके बस का नहीं है। वो बहुत परेशान हो जाता है और गुस्से में चिल्ला पड़ता है कि काश उसके पास एक मशीन होती जिससे वो इस तने को निकाल पाता। खैर उसने यहाँ उस मशीन का नाम लिया था लेकिन मुझे उसका नाम नहीं पता, इस कारण से वो मशीन खुद ब खुद वो अपीयर हो गई थी। खैर ये मशीन पूरे 1.2 मिलियन यान की थी, मतलब केनिची को एक बहुत खतरनाक वाला फटका लग चुका है। पर फिर भी अगर उसकी वजह से केनिची को मेहनत नहीं करनी पड़ रही तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। यही सोचते हुए खुद को दिलासा देकर केनिची काम पर लग चुका था। लेकिन जैसे ही वो उस मशीन को शुरू करता है तो मशीन शुरू ही नहीं होती, क्योंकि ये मशीन पेट्रोल से नहीं चलती बल्कि डीजल से चलती है और केनिची की ऑनलाइन शॉप डीजल नहीं बेचती। ये जानने के बाद केनिची की दुनिया हिल चुकी थी। केनिची सोच रहा था कि वो क्या करे, तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि क्या हुआ अगर डीजल ऑनलाइन नहीं मिल रहा, वो खुद का डीजल क्रिएट कर सकता है। इसके लिए उसे परफेक्ट रेशियो में केरोसिन वगैरह और जो भी चीज डीजल के लिए लगती है वो मिलानी पड़ेगी। खैर वो इतना बेवकूफ नहीं है कि शुरुआत में जो चीज बने उसे वो उस मशीन के अंदर डाल दे, वरना वो मशीन खराब हो सकती है और फिर से केनिची को सच में 1.2 मिलियन यान का फटका लग जाएगा। इसी कारण से वो एक डीजल जनरेटर मंगवाता है और उसके अंदर वो डीजल डालता है जो कि उसने अभी अभी बनाया। केनिची जैसे ही उसे स्टार्ट करता है तो मशीन काम करने लगती है। यहाँ अभी मैं उस जनरेटर की बात कर रहा हूँ। जनरेटर परफेक्टली काम कर रहा था, इसलिए केनिची समझ चुका था कि इस डीजल से वो मशीन भी काम कर जाएगी। केनिची की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन फिर से रात होने वाली है, इसका मतलब उसे वापस लौटना होगा और जो काम वो करना चाहता है वो अब कल करेगा। वैसे यहाँ से केनिची सीधा वापस घर नहीं लौटता बल्कि वो वहीं उस रिवर में जाकर नहाता है, जिससे जो धूल मिट्टी उसकी बॉडी पर लगी है वो साफ हो सके, क्योंकि घर पर रजालिया उसका इंतजार कर रही होगी। माफ करना, अगले सीन में हम देखते हैं कि केनिची घर पर आ गया था। वो सोच रहा था कि जिस जगह पर वो अपना घर बना रहा है वहाँ पर बहुत सारे मच्छर है, उन मच्छरों के लिए कुछ करना होगा। इसलिए अगले ही दिन वो सबसे पहले एक ओल्ड मैन की शॉप पर पहुँचता है जहाँ से उसे कछुआ अगरबत्ती मिल सकती है। वहाँ आकर वो कछुआ अगरबत्ती मांगता है। इस वर्ल्ड में कछुआ अगरबत्ती एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन केनिची को पता चलता है कि यहाँ ऐसे स्टोन्स जरूर मिल सकते हैं जो कि मच्छरों को दूर रखते हैं। केनिची उन्हें खरीदना चाहता था। वो स्टोन्स 3 सिल्वर कॉइन में मिलते हैं। केनिची के हिसाब से ये थोड़ी सी ज्यादा अमाउंट है, इसलिए केनिची उस शॉप ओनर को 2 ऑरेंज देने का वादा करता है। वैसे वादा वगैरह कुछ नहीं, उसने 2 ऑरेंज निकाल लिए थे। ये खुद की ऑरेंज है, खाने वाले, रजारिया वाले नहीं। अभी उन्हें देखकर वो शॉप ओनर बहुत हैरान था क्योंकि ऑरेंज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते। ये दुनिया परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ जो ऑरेंज नहीं है वो एग्जिस्ट
नहीं करते और जो चाहिए वो फ्री में मिल जाते हैं। खैर अभी उन ऑरेंज को देखकर उस शॉप ओनर ने केनिची को डिस्काउंट दे दिया था। इसके बाद केनिची वहाँ से अपनी शॉप पर पहुंच गया था जहाँ उसकी मुलाकात उसी ओल्ड लेडी से होती है। वो असल में सिर्फ अभी ओल्ड लेडी से ही मिलने आया था। वैसे भी उसके पास अभी बहुत सारे दूसरे काम भी है। यहाँ वो ओल्ड लेडी केनिची को बताती है कि जिस शॉप ओनर से अभी केनिची मिला, मतलब वो विजार्ड जिससे उसने वो स्टोन खरीदे, वो बहुत समझदार इंसान है। मतलब अगर वो केनिची का दोस्त बनता है तो इससे केनिची का फायदा होगा। केनिची ये सुनकर ज्यादा हैरान नहीं था क्योंकि वो विजार्ड केनिची को थोड़ा समझदार लग ही रहा था। तभी केनिची की नजर वहाँ दीवार पर पड़ती है जहाँ कुछ वांटेड पोस्टर लगे हुए थे। इन्हीं में से एक पोस्टर है शागर नाम के क्रिमिनल का जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। इसी वजह से उसके ऊपर ये बाउंटी रखी गई है। उसकी बाउंटी सबसे ज्यादा है क्योंकि वो खतरनाक क्रिमिनल है। ये चीज हमें इसलिए बताई जा रही है क्योंकि अगले सीन में हम शागा को देखने वाले हैं। तो लो यहाँ से सीन चेंज हुआ और हमने शागा को देख लिया। अभी रात हो चुकी थी और वो एक गाड़ी जिसके थ्रू स्लेव्स को ले जाया जा रहा था उस पर हमला कर रहा था। अब नहीं पता कि वो उन स्लेव्स के साथ क्या करना चाहता है। जो भी हो, इन स्लेव में वो बच्ची भी थी जिसे हमने कुछ देर पहले देखा। कुछ देर पहले नहीं, मतलब 15-20 मिनट हो गए होंगे। इनके साथ जो भी कुछ करें, अभी के लिए सीन फिर से चेंज हो चुका था और सीधा अगले दिन पर आ गया था। हम देखते हैं कि केनिची वापस जंगल लौट गया था, वहीं जहाँ उसने अपनी वो मशीन पार्क की थी। वहाँ वो उस मशीन को उठाकर इन पेड़ों के तने को निकालना शुरू कर देता है। उस मशीन के थ्रू काम बहुत आसान हो चुका था। केनिची ने वो जगह साफ कर ली थी, मतलब फाइनली अब वो घर बना सकता है। लेकिन केनिची को थोड़ा सा संभल कर काम करना होगा क्योंकि वो पहले ही बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर चुका है। इसका मतलब अगर उसने फिर से कोई गलत वर्ड का इस्तेमाल किया और गलत चीज आ गई तो वो पूरी तरह से ब्रोक हो जाएगा। खैर वो इस तरह से अपना घर बनाता है और घर बनाते बनाते उसे कितने ऑरेंजेस मिलते हैं ये चीज हमें आगे पता चलेगी क्योंकि अभी के लिए ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।